Hello students, this is Dinesh Kumar Srivastav from New St. Stephen Public School. Students, today in this video we are going to study chapter number 9 Bholi from the book Footprints Without Feet. Students, this chapter is written by K.A. Abbas. Let's start the chapter Bholi. First of all, before reading the chapter, हम ये पढ़ लेते हैं बच्चों. From her very childhood, Bholi was neglected at home. तो अपने बचपन से ही यानी बहुत छोटी थी तभी से भोली को अपने घर में ही नेग्लेक्ट किया जाता था, उसको नज़रअंदाज किया जाता था. वाई डिड हर टीचर टेक स्पेशल इंटरेस्ट इन हर, लेकिन उसकी टीचर उसमें क्यों एक स्पेशल इंटरेस्ट लेती थी. डिड भोली मेजर अप टू हर टीचर्स एक्सपेक्टेशंस, तो क्या जिस तरह से उसकी टीचर ने उसके साथ उसमें इंटरेस्ट लिया, तो क्या भोली अपनी टीचर की एक्सपेक्टेशंस पर खरी उतरती है. तो ये जानने के लिए देखते हैं, ये पढ़ते हैं पूरा चैप्टर और उसके बाद ही हमें समझ में आएगा. तो देखिए शुरू करते हैं. हर नेम वॉज सुलेखा, बट सिंस हर चाइल्डहुड एवरीवन हैड बीन कॉलिंग हर भोली द सिंपल्टन. उसका नाम सुलेखा था, लेकिन उसके बचपन से ही हर कोई उसको केवल एक ही नाम से पुकारता था और वो था भोली यानी सिंपल्टन. सिंपल्टन का मतलब क्या होता है? ए फुलिश पर्सन ईजीली डिसीव्ड और ट्रिक्ड बाय अदर्स, यानी जिसको दूसरों के द्वारा बड़ी आसानी से मूर्ख बना लिया जाए, बेवकूफ़ बना दिया जाए. तो सी वॉज द फोर्थ डॉटर ऑफ नंबरदार रामलाल, और वो एक नंबरदार थे गांव में. नंबरदार एक ऑफिशियल होते हैं जो कि रेवेन्यू कलेक्ट करते हैं. तो वो उन नंबरदार जो कि रामलाल थे उनकी चौथी बेटी थी. व्हेन शी वॉज 10 months old, she had fallen off the cot on her head and perhaps it had damaged some part of her brain. जब वो 10 months old थी यानी 10 महीने की थी, तभी वो एक कॉट का मतलब चारपाई से नीचे गिर गई थी और संभवतः उसके ब्रेन का कुछ हिस्सा डैमेज हो गया था, जिसकी वजह से वो मानसिक रूप से थोड़ी सी विक्षिप्त हो गई थी, या कहें कि मानसिक रूप से कमज़ोर हो गई थी. दैट वॉज वाई सी रिमेंड ए बैकवर्ड चाइल्ड, और यही कारण था कि वो एक पिछड़ी या कहें कि कम समझदार लड़की बनी रही. एंड केम टू बी नोन एज भोली द सिंपल्टन, और इसी कारण उसको भोली या सिंपल्टन के नाम से जाना जाने लगा. एट बर्थ द चाइल्ड वॉज वेरी फेयर एंड प्रेटी. अपने जन्म के समय ये जो बच्ची थी वो बहुत ही ज़्यादा सुंदर और गोरी थी. बट व्हेन सी वॉज 2 years old, लेकिन जब वो 2 वर्ष की हो गई, सी हैड एन अटैक ऑफ स्मॉल पॉक्स, तो उसको स्मॉल पॉक्स का अटैक हुआ, यानी कि जो स्मॉल पॉक्स की बीमारी होती है जिसको हम चेचक की बीमारी कहते हैं, उस बीमारी ने उसको घेर लिया. ओनली द आइज़ वर सेव्ड, केवल आंखें ही थीं जो बचीं, वरना सभी जगह पर उसके चेचक हो गया. बट द एंटायर बॉडी वॉज परमानेंटली डिसफिगर्ड बाय डीप ब्लैक पॉक मार्क्स, लेकिन पूरी उसकी बॉडी जो थी वो परमानेंटली माने हमेशा के लिए डिसफिगर्ड हो गई, एक तरह से अगली हो गई, क्रूप हो गई. किसकी वजह से? जो चेचक जो होता है उसमें गहरे गहरे काले पॉक मार्क्स का मतलब चेचक के निशान बन जाते हैं, तो उनसे उसकी पूरी बॉडी डिसफिगर्ड हो गई. लिटिल सुलेखा कुड नॉट स्पीक टिल सी वॉज 5, और जो छोटी सुलेखा है जब वो छोटी थी तो वो तब तक नहीं बोल पाई थी जब तक वो 5 साल की नहीं हो गई थी. एंड व्हेन एट लास्ट सी लर्न टू स्पीक सी स्टैमर्ड, और जब आखिरकार 5 साल के होने पर जब उसने स्पीक करना लर्न कर लिया यानी बोलना सीख लिया, तो वो अभी भी लड़खड़ा करके बोलती थी. स्टैमर्ड का मतलब लड़खड़ा कर बोलना या हकला करके बोलना.
द अदर चिल्ड्रन ऑफन मेड फन ऑफ हर एंड मिमिक्ड हर। दूसरे बच्चे जो होते थे वो अक्सर उसका मजाक बनाते थे, उसकी मिमिक्री करते थे, यानी उसकी कॉपी किया करते थे। जैसे कोई बच्चा होता है तो वो अगर ऐसे हकला के स्टैमर करके बोलता है तो अक्सर कुछ दूसरे बच्चे होते हैं वो उसकी वैसे ही कॉपी करते हैं। एज अ रिजल्ट सी टॉक्ड वेरी लिटिल, और जिसका परिणाम ये हुआ कि बहुत ही कम वो बात किया करती थी। उसे अच्छा नहीं लगता था क्योंकि अगर वो बात करेगी तो दूसरे बच्चे उसकी कॉपी करेंगे। रामलाल हैड 7 चिल्ड्रन। अब रामलाल के 7 बच्चे थे, 3 सन्स एंड 4 डॉटर्स, जिनमें से कि 3 बेटे थे और 4 बेटियां थीं। एंड द यंगेस्ट ऑफ देम वाज भोली, और उन सब में सबसे छोटी जो 7th नंबर की थी वो भोली थी। It was a prosperous farmer's household and there was plenty to eat and drink. और ये जो घर था यानी कि जो रामलाल थे वो एक प्रॉस्परस फार्मर थे, एक रिच अमीर किसान थे, और उनके घर में खाने पीने की कोई कमी नहीं थी। बहुत सारा, प्लेंटी माने बहुत सारा सब कुछ खाने के लिए पीने के लिए था। ऑल द चिल्ड्रन एक्सेप्ट भोली वर हेल्दी, और उनके सभी बच्चे, भोली को छोड़ कर गए, सभी बच्चे हेल्दी और स्ट्रांग थे। द सन्स हैड बीन सेंट टू द सिटी टू स्टडी इन स्कूल एंड लेटर इन कॉलेज। जो उसके बेटे थे उनको स्टडी करने के लिए शहर में भेज दिया गया स्कूल्स में, और फिर बाद में कॉलेजेस में भेजा गया। ऑफ द डॉटर्स राधा द एल्डेस्ट हैड ऑलरेडी बीन मैरिड, और अगर बात करें डॉटर्स की, बेटियों की, तो राधा जो कि सबसे बड़ी बेटी थी उसका पहले विवाह हो चुका था। द सेकेंड डॉटर मंगलास मैरिज हैड ऑल्सो बीन सेटल्ड, और उसकी दूसरी बेटी जिसका नाम मंगला था उसका भी विवाह सेटल हो चुका था। एंड व्हेन दैट वाज डन, और जब वो भी हो गया, रामलाल वुड थिंक ऑफ द थर्ड चंपा, तो उनकी तीसरी बेटी जिसका नाम चंपा था, तो रामलाल को अपनी तीसरी बेटी चंपा के बारे में सोचने का विचार हुआ, उसके विवाह के बारे में। दे वर गुड लुकिंग, ये सभी गुड लुकिंग्स थी, हेल्दी गर्ल्स थी, यानी दिखने में बहुत सुंदर थी, स्वस्थ थी। एंड इट वाज नॉट डिफ़िकल्ट टू फाइंड ब्राइडग्रूम फॉर देम, और ये बहुत ही डिफ़िकल्ट नहीं था उनके लिए, बहुत आसान था कि उनके लिए एक ब्राइडग्रूम का मतलब एक दूल्हा उनके लिए ढूंढ लिया जाए, या उनके लिए जो मैच है वो ढूंढ लिया जाए। बट रामलाल वॉज वरीड अबाउट भोली, लेकिन रामलाल सबसे ज़्यादा जो चिंतित थे तो वो भोली को लेकर के थे। सी हैड नाइदर गुड लुक्स नॉर इंटेलिजेंस, क्योंकि ना तो वो दिखने में सुंदर थी और ना ही वो इंटेलिजेंट थी। अब देखिए ये पिक्चर है, इसमें रामलाल बैठे हैं और उनकी 2 बेटियां बैठी हुई हैं यहाँ पर, और उनकी बेटियों की माँ बैठी हुई हैं, और भोली आप देख सकते हैं ये बिल्कुल जो है अलग होकर के यहाँ पर बैठी हुई है। ये भोली है जो कि डॉल को अपने साथ में एक लेकर के बैठी हुई है। भोली वॉज 7 years old when मंगला वॉज मैरिड, तो जब मंगला की शादी हुई तब भोली 7 साल की थी। द सेम ईयर ए प्राइमरी स्कूल फॉर गर्ल्स वॉज ओपनड इन देयर विलेज, और उसी साल उनके गांव में एक प्राइमरी स्कूल खोला गया था जो कि लड़कियों के लिए था। द तहसीलदार साहिब केम टू परफॉर्म इट्स ओपनिंग सेरेमनी, और जो तहसीलदार साहब थे वहाँ के वो उस ओपनिंग सेरेमनी को परफॉर्म करने के लिए, यानी विद्यालय का उद्घाटन करने के लिए वहाँ पर आए थे। ही सैड टू रामलाल, और उन्होंने रामलाल से कहा कि एज ए रेवेन्यू ऑफिशियल यू आर द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द गवर्नमेंट इन द विलेज। तो उन्होंने रामलाल से बोला कि रामलाल तुम एक रेवेन्यू ऑफिसर हो और गवर्नमेंट के रिप्रेजेंटेटिव हो इस गांव में, एंड सो यू मस्ट सेट एन एग्जाम्पल टू द विलेजर्स। इसलिए तुम्हारी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि तुम गांव वालों के सामने एक एग्जाम्पल सेट करो। यू मस्ट सेंड योर डॉटर्स टू स्कूल, और सबसे पहले अपनी बेटियों को इस स्कूल में पढ़ने के लिए भेजो, जिससे कि दूसरे लोग भी इनकरेज्ड होंगे अपनी बेटियों को पढ़ने भेजने के लिए। सो दैट नाइट व्हेन रामलाल कंसल्टेड हिज वाइफ शी क्राइड, आर यू क्रेजी? इफ गर्ल्स गो टू स्कूल हु विल मैरी देम? तो उस रात जब रामलाल ने अपनी वाइफ से इसके बारे में कंसल्ट किया, सलाह की, तो उसकी पत्नी चिल्लाते हुए बोली, क्या तुम पागल हो गए हो? अगर लड़कियां स्कूल जाएंगी तो उनसे शादी कौन करेगा?
देखिए ये बहुत ही कह सकते हैं कि आयरनी वाली बात है कि यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि लड़कियाँ पढ़ाई करेंगी, वो स्कूल जाएंगी तो उनसे शादी कौन करेगा, जबकि समाज क्या कहता है, आज के जो पढ़ी लिखी लड़की है उसी के लिए लड़के अच्छे से मिलते हैं, जो अगर पढ़ी लिखी नहीं है तो उसकी शादी नहीं होगी। लेकिन वो एक समय था जब ऐसा होता था। बट रामलाल हैड नॉट द करेज टू डिसोबे द तहसीलदार, लेकिन रामलाल के अंदर तहसीलदार साहब की जो बात थी उसको डिसोबे करने का साहस नहीं था, उसका आज्ञा का उन्होंने जो दी थी उसका उल्लंघन करने का साहस नहीं था। एट लास्ट हिज वाइफ सेड, तो आखिरकार उसकी पत्नी ने अंत में कहा, आई विल टेल यू व्हाट टू डू, ठीक है तो मैं तुम्हें बताऊंगी कि तुम्हें करना क्या है। सेंड भोली टू स्कूल, तुम चाहो तो भोली को स्कूल भेज दो। एज इट इज़ देयर इज़ लिटिल चांस ऑफ हर गेटिंग मैरिड, क्योंकि हम ये जानते ही हैं कि उसकी शादी होने के बहुत ही कम चांस हैं, उससे तो कोई विवाह करेगा नहीं। विद अगली फेस एंड लैक ऑफ सेंस, क्योंकि उसके अंदर न तो उसका फेस अच्छा है, अगली फेस है, और लैक ऑफ सेंस भी है, यानी कि उसमें बुद्धि नहीं है। लेट द टीचर्स एट स्कूल वरी अबाउट हर, तो हम अब भोली की चिंता क्यों करें, चलो अब जो स्कूल के टीचर्स होंगे वही भोली की चिंता करेंगे। सो द नेक्स्ट डे रामलाल कॉट भोली बाय द हैंड एंड सेड, तो अगले दिन रामलाल ने भोली का हाथ पकड़ा और उससे कहा, कम विद मी, बेटा चलो मेरे साथ, आई विल टेक यू टू स्कूल, मैं तुम्हें स्कूल लेकर जाऊंगा। भोली वॉज फ्राइटेड, अब भोली को तो पता ही नहीं था, वो तो भोली थी, उसे तो पता ही नहीं था कि ये स्कूल क्या होता है, वो उसे कहाँ ले जा रहे हैं, वो बेचारी फ्राइटेंड हो गई, डर गई। सी डिड नॉट, जा रहे हैं और बच्चे हैं वो भी स्कूल जा रहे हैं, तो सी डिड नॉट नो what a school was actually, what a school was like, वो नहीं जानती थी कि वास्तव में एक स्कूल क्या होता है। She remembered how a few days ago their old cow Lakshmi had been turned out of the house and sold. उसे तो केवल इतना याद था कि कुछ दिनों पहले क्या हुआ था कि उनकी एक पुरानी गाय थी जिसका नाम लक्ष्मी था, उसको घर से बाहर ले जाया गया था और उसको बेच दिया गया था। तो भोली को तो ऐसा ही लगा कि कहीं ऐसा ही तो नहीं है कि उसके पिता उसको भी बाहर ले जाएंगे और उसको बेच देंगे। तो बेचारी डरते हुए बोल तो पाती नहीं थी ठीक से, लड़खड़ाते हुए स्टैमर करते हुए बोलती थी, तो वो कहती है नो 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 नो, शी साउटेड इन टेरर, यानी वो बड़े भयभीत होकर के जोर से चीखी। एंड पुल्ड हर हैंड अवे फ्रॉम हर फादर्स ग्रिप्स, और उसने अपने पिता की पकड़ से, जो उसके पिता ने हाथ पकड़ रखा था, अपना हाथ खींच लिया। व्हाट्स द मैटर विद यू यू फूल, शाउटेड रामलाल, तो रामलाल ने उस पर चिल्लाते हुए कहा, अरे मूर्ख, आखिर बात क्या है तुम्हें। आई एम ओनली टेकिंग यू टू स्कूल, मैं तो सिर्फ तुम्हें स्कूल ले जा रहा हूँ। यानी टोल्ड हिज वाइफ, फिर उसकी पत्नी ने बताया, लेट हर वियर सम डिसेंट क्लॉथ्स टुडे, आओ चलो उसको आज कुछ अच्छे कपड़े पहना दें, और एल्स व्हाट विल द टीचर्स एंड द अदर्स स्कूल गर्ल्स थिंक ऑफ अस व्हेन दे सी हर, अन्यथा जो स्कूल के टीचर्स हैं और स्कूल में पढ़ने वाली जो दूसरी लड़कियां हैं वो हमारे बारे में क्या सोचेंगी जब वो उसको इस कंडीशन में देखेंगी। तो देखिए यहाँ पर कितनी अजीब व गरीब बात है कि उसको बहुत अच्छे कपड़े नहीं पहनाए जाते हैं, ना उसको कभी साफ़ किया जाता है, नहलाया धुलाया नहीं जाता है, और आज जब वो स्कूल जा रही है तो वो उसको ये सब कर रहे हैं इसलिए नहीं कि भोली अच्छी लगे, बल्कि इसलिए कि भोली अच्छी दिखे और उनके परिवार के बारे में कोई बुरा न सोचे कि उनके अच्छे परिवार की बेटी किस तरह से रहती है। सो न्यू क्लॉथ्स हैड नेवर बीन मेड फॉर भोली, जनरली क्या था कि जो नए कपड़े थे वो कभी भोली के लिए तैयार होते ही नहीं थे। द ओल्ड ड्रेसेस ऑफ हर सिस्टर्स वर पास्ड ऑन टू हर, केवल जो पुरानी ड्रेसेस होती थी उसकी बड़ी बहनों की, केवल वही उसको पास कर दी जाती थी, वही उसको पहनने के लिए दे दी जाती थी। नो वन केयर टू मेंड हर और वॉश हर क्लॉथ्स, कोई भी उसके कपड़ों को वॉश नहीं करता था, उन पे अगर वो फट गए हैं तो उनको मेंड नहीं करता था, उनमें सुधार यानी कि सिलाई वगैरह नहीं करता था। बट टुडे सी वॉज लकी टू रिसीव अ क्लीन ड्रेस, लेकिन आज वो थोड़ा सा लकी थी, उसका भाग्य था कि उसको एक कम से कम क्लीन ड्रेस मिल गई थी, साफ कपड़े मिल गए थे, विच हैड श्रंक आफ्टर मैनी वॉशिंग एंड नो लॉन्गर फिटेड चंपा, और वो भी चंपा के थे, वो कि
लगातार वॉशिंग करते करते श्रंक हो गए थे, सिकुड़ गए थे, और दूसरा कि चंपा को अब वो फिट नहीं आते थे, तो वही कपड़े धो करके साफ करके भोली को दे दिए गए आज पहनने के लिए। शी वॉज इवन बाथ, और आज तो उसे नहलाया भी गया। एंड ऑयल वॉज रब्ड इनटू हर ड्राई एंड मैटेड हेयर, और उसके जो सूखे हुए और मैटेड का मतलब उलझे हुए जो बाल थे उनमें भी आज ऑयल रब किया गया, यानी तेल डाला गया। तो इसका मतलब उसको ना तो कभी नहलाया जाता था, ना उसको साफ सुथरा रखा जाता था। Only then did she begin to believe that she was being taken to a place better than her home, और तब जा कर के, यानी ये सब उसके साथ जब हुआ, उसे नहलाया गया, कपड़े पहनाए गए, बाल सुलझाए गए, तब जा कर के उसको ये विश्वास हुआ कि आज उसको अपने घर से भी किसी ज़्यादा अच्छी जगह पर ले जाया जा रहा है। सो व्हेन दे रीच द स्कूल, जब वो स्कूल पहुँचे, द चिल्ड्रन वर ऑलरेडी इन देयर क्लासरूम, तो और जो बच्चे थे दूसरे वो पहले से ही अपने अपने क्लासरूम में पहुंच चुके थे। रामलाल हैंडेड ओवर हिज डॉटर टू द हेड मिस्ट्रेस, और रामलाल ने अपनी बेटी को हेड मिस्ट्रेस के हैंड ओवर कर दिया, यानी स्कूल की जो प्रधान अध्यापिका थी। लेफ्ट अलोन, और द पुअर गर्ल लुक्ड अबाउट हर विद फियर लेडन आइज। अब भोली अकेली रह गई, तो अकेली उसके पिता उसे छोड़कर चले गए, तो बेचारी पुअर गर्ल, बेचारी लड़की अपनी फियर लेडन आइज से, यानी भय से डरी हुई आँखों से चारों ओर देखा उसने। देयर वर सेवरल रूम्स, उसने देखा कि वहाँ कई कमरे थे। एंड इन ईच रूम गर्ल्स लाइक हर स्क्वाटेड ऑन मैट्स, और लगभग हर कमरे में उसके ही जैसी जो लड़कियां थीं वो स्क्वाटेड का मतलब सेट ऑन देयर हील्स, यानी पालथी मारकर जैसे बैठ जाते हैं लेग क्रॉस करके, वो चटाइयों पर, मैट्स पर बैठी हुई थी। रीडिंग फ्रॉम बुक्स और राइटिंग ऑन स्लेट्स, और वो क्या कर रही थी, बुक्स में से रीडिंग कर रही थी और अपनी अपनी जो स्लेट्स थी, लकड़ी की स्लेट हुआ करती थी पहले, उन पर वो लिख रही थी। द हेड मिस्ट्रेस आस्क्ड भोली टू सिट डाउन इन अ कॉर्नर इन वन ऑफ द क्लासरूम, तो जो हेड मिस्ट्रेस थी, प्रधान अध्यापिका, उन्होंने भोली से कहा कि बेटा एक क्लासरूम में चले जाओ और वहाँ एक कॉर्नर में बैठ जाओ। भोली डिड नॉट नो what exactly a school was like and what happened there, तो अब भोली को एग्जैक्टली ये बात नहीं पता थी कि ये स्कूल क्या होता है और वहाँ क्या होता है। बट शी वॉज ग्लैड टू फाइंड सो मैनी गर्ल्स ऑलमोस्ट ऑफ अ ओन एज प्रेजेंट देयर, लेकिन वो काफ़ी खुश थी कि जब उसने देखा कि वहाँ स्कूल में उसकी ही उम्र की और भी दूसरी लड़कियाँ वहाँ पर, बहुत सारी लड़कियाँ वहाँ पर प्रेजेंट हैं, तो उसे इस बात से खुशी हुई। सी होप्ड दैट वन ऑफ दीज गर्ल्स माइट बिकम हर फ्रेंड, उसने उम्मीद की कि इनमें से कोई भी एक लड़की जरूर उसकी फ्रेंड बन जाएगी। द लेडी टीचर हु वॉज इन द क्लास वॉज सेइंग समथिंग टू द गर्ल्स, तो जो लेडी टीचर थी क्लास में वो कुछ बात कह रही थी बाकी जो लड़कियां बैठी हुई थी उनसे। बट भोली कुड अंडरस्टैंड नथिंग, लेकिन जो भोली है वो कुछ भी नहीं समझ पाई। सी लुक्ड एट द पिक्चर्स ऑन द वॉल, वो तो सिर्फ जो दीवारों पर कुछ तस्वीरें टंगी हुई थी उनको देख रही थी। द कलर्स फैसिनेटेड हर, और जो पिक्चर्स के जो कलर्स थे वो उसको काफ़ी फैसिनेट कर रहे थे, उसको सरप्राइज कर रहे थे। द हॉर्स वॉज ब्राउन जस्ट लाइक द हॉर्स ऑन विच द तहसीलदार हैड कम टू विजिट देयर विलेज, उसने देखा कि जो घोड़ा था वो ब्राउन कलर का था और वो बिल्कुल वैसे ही घोड़े जैसा था जिस पर बैठकर तहसीलदार अक्सर गांव में विजिट करने के लिए आया करते थे। द गोट वॉज ब्लैक लाइक द गोट ऑफ देयर नेबर, उसने देखा कि वहाँ एक बकरी की भी तस्वीर थी जो कि काली थी और वो बिल्कुल वैसी ही थी जैसी उसके पड़ोसी की बकरी थी। द पैरट वॉज ग्रीन लाइक द पैरट सी हैड सीन इन द मैंगो ऑर्चर्ड, और वहाँ पर एक पैरट की तस्वीर थी जो कि बिल्कुल ऐसे ग्रीन था जैसे कि उसने मैंगो के ऑर्चर्ड में, यानी ऑर्चर्ड मतलब बगीचे में, आम के बगीचे में उसने एक पैरट को देखा था। एंड द काउ वॉज जस्ट लाइक
दे आर लक्ष्मी। और उसने देखा कि जो काऊ थी यानी कि गाय थी वहाँ पर, वो बिल्कुल उनकी लक्ष्मी की जैसी थी। एंड सडनली भोली नोटिस्ड दैट द टीचर वॉज स्टैंडिंग बाय हर साइड। और जब वो ये सब देख रही थी क्लास में, जो टंगी हुई पिक्चर्स को देख रही थी, तो अचानक भोली ने नोटिस किया कि जो टीचर है वो बिल्कुल उसके पास आकर के खड़ी हो गई हैं और स्माइलिंग एट हर, और उसके ऊपर उसे देख करके मुस्कुरा रही हैं। व्हाट्स योर नेम लिटिल वन? तो टीचर ने उससे पूछा, लिटिल वन छोटी बेटी आपका क्या नाम है? अब भोली तो ठीक से बोल नहीं पाती थी, तो उसने बोला भू भू भू। सी कुड स्टेमर नो फर्दर देन दैट। और वो थोड़ा सा लड़खड़ा करके बोली, भू 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 कर पाई और आगे लीड तो नहीं लगा पाई, और फिर वो चुप हो गई। देन सी बिगेन टू क्राई, लेकिन उसने रोना शुरू कर दिया। एंड टीयर्स फ्लोड फ्रॉम हर आइज इन अ हेल्पलेस फ्लड, और जो टीयर्स हैं, आंसू हैं, उसकी आंखों में से बहने लगे एक हेल्पलेस फ्लड की तरह। एक ऐसी फ्लड, एक ऐसी बाढ़ जिसको रोका नहीं जा सकता, यानी ऐसे आंसू जिनको रोका नहीं जा सकता था। सी कैप्ट हर हेड डाउन, उसने अपना सिर नीचे बनाए रखा। एज सी हैट इन अ कॉर्नर, और वो अपने कॉर्नर में जा कर के बैठी है, मतलब बैठी थी। नॉट डेयरिंग टू लुक अप एट द गर्ल्स हु सी न्यू वर स्टिल लाफिंग एट हर, और उसके अंदर हिम्मत नहीं थी उन लड़कियों को ऊपर नज़र उठाकर देखने की जो वो जानती थी कि वो अभी भी उस पर हंस रही हैं। यानी कि जब वो अपना नाम नहीं बता पाई, सिर्फ भो 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 कह पाई, तो बाकी जो गर्ल्स थी दूसरी क्लास में, वो सारी उसके ऊपर हंसने लगीं और उसे बड़ा बुरा फील हुआ और वो रोने लगी। सो व्हेन द स्कूल बेल रैंग ऑल द गर्ल्स स्करीड आउट टू द ऑफ द क्लासरूम, और जब स्कूल बेल बजी यानी स्कूल की घंटी बजी, तो सारी लड़कियां, जितनी भी लड़कियां थीं, वो स्करीड आउट का मतलब होता है रैन और मूव्ड हरिडली, यानी तेजी से बाहर चले आना। तो क्लासरूम से सभी लड़कियां बाहर आ गईं, बट भोली डिड नॉट लीव हर कॉर्नर, लेकिन भोली में हिम्मत नहीं हुई कि वो अपने कोने को छोड़ करके वहां से जाए। हर हैड स्टिल लोअर्ड, उसका सिर अभी भी नीचे झुका हुआ था। सी केप्ट ऑन शॉपिंग, वह जोर जोर से सुबकते हुए रो रही थी। भोली, द टीचर्स वॉइस वॉज सो सॉफ्ट एंड सूदिंग। भोली, the teacher's voice was so soft and soothing. In all her life, she had never been called like that. It touched her heart. तो अचानक से वो जब रो रही थी तो उसे आवाज़ आई, किसी ने बड़े प्यार से उसको बोला भोली। और टीचर, ये किसने बोला था? उसकी जो टीचर थी उन्होंने बोला, और उनकी आवाज़ बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट थी, बहुत ही ज़्यादा सूदिंग थी, यानी उसको बहुत ही सुहावनी लगने वाली, उसको बहुत ही शांति से प्यार से बोली जाने वाली। तो उसने अपने जीवन में कभी भी अपने नाम को इस तरह से नहीं सुना था कि किसी ने पुकारा हो, और जब उसने ये सुना तो उसके दिल तक ये बात टच कर गई। गेट अप सेड द टीचर, तो उसकी टीचर ने उसे बोला खड़ी हो जाओ बेटा। इट वॉज नॉट अ कमांड, और ये कोई कमांड नहीं थी, और जस्ट अ फ्रेंडली सजेशन, वो केवल एक फ्रेंडली सजेशन था। यानी वो एक तरह से प्यार से उसको समझा रहे थे कि बेटा अब खड़ी हो जाओ, सारे बच्चे चले गए, अब छुट्टी हो गई है। भोली गॉट अप, और भोली खड़ी हो गई। नाउ टेल मी योर नेम, तो टीचर ने उससे बोला अब बेटा अब मुझे अपना नाम बताओ। उन्होंने सोचा कि अब बाकी बच्चे तो हैं नहीं, तो इसलिए वो डरेगी नहीं और शायद अपना नाम बता देगी। स्वेट ब्रोक आउट ओवर हर होल बॉडी, और उसने देखा कि अचानक से ही जब उससे नाम पूछा गया तो उसके पूरी बॉडी पर, स्वेट का मतलब पसीना छूट पड़ा, यानी उसे डर गई, वो घबरा गई, काफ़ी नर्वस हो गई, और वो उसको पसीने आने लगे। वुड हर स्टैमरिंग टंग अगेन डिस्ग्रेस हर, वो अपने मन में सोच रही थी कि क्या उसकी जो स्टैमरिंग टंग है, यानी उसकी हकलाती हुई जुबान है, वो जो जीभ है, क्या वो फिर से एक बार उसको अपमानित करेगी, डिस्ग्रेस करेगी। फॉर द सेक ऑफ दिस काइंड वुमेन हाउएवर शी डिसाइडेड टू मेक एन एफर्ट, लेकिन उसने ये समझ लिया था कि ये जो टीचर थी वो काफ़ी काइंड वुमेन थी, केवल उनकी खातिर, हालांकि उसने डिसाइड किया कि वो बोलने का एक एफर्ट करेगी, एक प्रयास करेगी। सी हैड सच अ सूदिंग वॉइस, आखिरकार उनकी इतनी सूदिंग वॉइस थी, इतनी अच्छी आवाज़ थी। सी वुड नॉट लाफ एट हर, और वो उसके ऊपर हंसी भी नहीं थी। तो उसने फिर से बोला भ भ भो भो। सी बिगेन स्टैमर,
तो इस बार फिर वो स्टैमर करने लगी, लड़खड़ाने लगी और ठीक से नहीं बोल पाई, सिर्फ भ भ भो भो ही बोल पाई। वेल डन द टीचर इनकरेज्ड हर। अब जब उसने ऐसा बोला तो टीचर ने ये नहीं कहा कि बेटा तुम ठीक से नहीं बोल पा रही हो, ढंग से बोलो। टीचर ने कहा बहुत अच्छा बेटा, बहुत अच्छा, कम ऑन आओ, नाउ द फुल नेम। अब तुम पूरा नाम बताओ। यानी अभी आपने इतना बता दिया, ये बहुत अच्छा प्रयास किया, अब तुम अपना पूरा नाम बताओ। तो अब उसने बोला भोली। एट लास्ट शी वॉज एबल टू से इट। आखिरकार अंत में वो बोल पाई अपना नाम, यानी उसको इनकरेज किया गया टीचर के द्वारा, टीचर ने उसको समझा और भोली बोल पाई। एंड फेल्ट रिलीव्ड एज इफ इट वॉज अ ग्रेट अचीवमेंट। और उसने अपने अंदर ऐसा महसूस किया कि मानो उसने एक बहुत बड़ी उपलब्धि, एक अचीवमेंट पाली हो। और वेरी रियली उसके जीवन में ये एक बड़ी उपलब्धि थी। वो इतने सारे लोगों के सामने, दूसरे इंसान के सामने अपना नाम बोल पाई। वेल डन द टीचर पैटेड हर अफेक्शनेटली एंड सैड। तो टीचर ने अफेक्शनेटली माने बड़ी लविंगली उसकी पीठ को थपथपाया और उसको वेल डन बोला, शाबाशी दी उसको और कहा पुट द फियर आउट ऑफ योर हार्ट। अपने दिल से जो डर है उसको बाहर निकाल दो बेटा, एंड यू विल बी एबल टू स्पीक लाइक एवरीवन एल्स। और जब तुम अपने डर को बाहर निकाल दोगी तो तुम भी जो दूसरे लोग हैं उनकी तरह से बोल पाओगी। भोली लुक्ड अप एज इफ टू आस्क रियली। और भोली ये पूछना चाहती थी क्या वास्तव में ऐसा हो सकता है, लेकिन उसने मुंह से नहीं पूछा, केवल उसकी ओर देखा ऊपर निगाह करके, और उसने देखा इसी तरीके से कि मानो वो पूछना चाहती हो क्या वास्तव में ऐसा हो सकता है। तो टीचर ने उससे कहा यस हाँ, इट विल बी वेरी इजी, ये बहुत ही आसान होगा। यू जस्ट कम टू स्कूल एवरी डे। तुम्हें सिर्फ एवरीडे स्कूल ही आना है। विल यू कम, क्या तुम आओगी? एंड भोली नोडेड। और भोली ने हाँ में सिर हिला दिया। नो से इट अलाउड। तो टीचर ने कहा नहीं, ऐसे सिर हिला के मत बोलो, इसको जोर से बोल करके बताओ। ये यस। और फिर भोली ने भी यस, हाँ बोल करके उसे बोला। एंड भोली हरसेल्फ वॉज एस्टोनिश्ड दैट शी हैड बीन एबल टू से इट। और भोली खुद इस बात को लेकर एस्टोनिश्ड थी, सरप्राइज्ड थी, आश्चर्यचकित थी कि वो इस बात को बोल पाई। डिडंट आई टेल यू, नाउ टेक दिस बुक। फिर वो टीचर उससे कहती है कि मैंने तुम्हें क्या बताया नहीं, ये बुक ले लो। द बुक वॉज फुल ऑफ नाइस पिक्चर्स एंड कलर। तो वहाँ शायद सभी बच्चों को टीचर ने बुक दी होंगी, तो उसको भी बुक दे दी। और ये जो बुक थी वो बहुत सारी अच्छी अच्छी पिक्चर्स से भरी हुई थी, और पिक्चर्स काफ़ी अलग अलग कलर्स में थी। उसमें डॉग, कैट, गोट, हॉर्स, पैरट, टाइगर एंड काऊ, जस्ट लाइक लक्ष्मी। ठीक उसकी लक्ष्मी के जैसी जो गाय थी, उनके बहुत सारे जो पशु पक्षी थे उनके चित्र थे। एंड विद एवरी पिक्चर वॉज ए वर्ड इन बिग ब्लैक लेटर्स। और उसने देखा कि हर पिक्चर के साथ में एक बड़ा सा शब्द लिखा हुआ है, काले काले बड़े अक्षरों में एक शब्द लिखा हुआ है। जैसे हम पढ़ते हैं ना, छोटे बच्चों की जो बुक्स होती हैं उसमें एक पिक्चर बनी होती हैं और उनके नीचे शब्द लिखे होते हैं जो हमारे हिंदी अल्फ़ाबेट्स होते हैं, आ बा सा वगैरह। तो उनके लिखा होता है, जैसे का से कबूतर, तो नीचे का बना होता है, का बना होता है और उसके नीचे कबूतर बड़े काले अक्षरों में लिखा होता है। तो इन 1 month यू विल बी एबल टू रीड दिस बुक। तो टीचर ने मुझसे बोला कि तुम 1 ही महीने में इस किताब को पढ़ना सीख जाओगी। देन आई विल गिव यू ए बिगर बुक। फिर मैं तुम्हें एक दूसरी बड़ी बुक दे दूंगी। देन आई स्टिल बिगर वन। और उसके बाद एक और बड़ी बुक। इन टाइम यू विल बी मोर लर्न। और जल्दी ही तुम बहुत ज़्यादा लर्न करना यानी कि पढ़ना सीख जाओगी। देन एनीवन एल्स इन द विलेज, यानी गांव में किसी भी दूसरे व्यक्ति से ज़्यादा, किसी दूसरी लड़की से ज़्यादा। देन नो वन विल एवर बी एबल टू लाफ एट यू। और फिर कोई भी तुम पर हंस नहीं पाएगा। पीपल विल लिसन टू यू विद रेस्पेक्ट। और लोग तुम्हारी बात को बड़े ही सम्मान के साथ, रेस्पेक्ट के साथ सुनेंगे। एंड यू विल बी एबल टू स्पीक विदाउट द स्लाइटेस्ट ट्रेमर। अंडरस्टैंड। और तुम
बिना जरा सा भी, स्लाइटेस्ट का मतलब थोड़ा सा भी, लड़खड़ाए बिना, हकलाए बिना आसानी से स्पीक कर पाओगी, समझी? नाउ गो होम, अब बेटा आप घर जाओ एंड कम बैक अर्ली टुमारो मॉर्निंग, और कल सुबह जल्दी फिर से आना। भोली फेल्ट एज इफ सडनली ऑल द बेल्स इन द विलेज टेम्पल वर रिंगिंग। जब भोली ने ये सारी बात अपनी टीचर्स की सुनी तो उसको ऐसा महसूस हुआ कि मानो गांव के सभी मंदिरों की घंटियां एक साथ बजी हों, एंड द ट्रीज इन फ्रंट ऑफ द स्कूल हाउस हैड ब्लॉसम्ड इनटू बिग रेड फ्लावर्स। उसे ऐसा लगा कि जो ट्रीज थे, जो पेड़ लगे हुए थे उसके स्कूल और घर के सामने, या स्कूल जो उसका उसने घर मान लिया था, उसके सामने जो पेड़ लगे हुए थे वो मानो उन पर रेड फ्लावर्स, बड़े बड़े लाल रंग के जो फूल हैं वो ब्लॉसम हो गए हों, खिल गए हों। हर हार्ट वॉज थ्रॉबिंग, और उसका जो हार्ट था वो थ्रॉब माने पल्सेटिंग, यानी कि धड़क रहा था, यानी जोर जोर से धड़कने लगा। विद अ न्यू होप, एक नई उम्मीद के साथ, एंड अ न्यू लाइफ, और एक नए लाइफ के साथ, नए जीवन के साथ, यानी उसको अब कुछ ब्राइटनेस नज़र आने लगी थी, कुछ जीवन में अच्छा नज़र आने लगा था। दस द ईयर पास्ट, और इस प्रकार वर्ष बीतते गए और भोली स्कूल में पढ़ती रही। द विलेज बिकेम अ स्मॉल टाउन, धीरे धीरे जो है जो गांव था वो एक छोटा सा टाउन बन गया। द लिटिल प्राइमरी स्कूल बिकेम अ हाई स्कूल, और ये जो छोटा प्राइमरी स्कूल जो खुला था स्कूल में गांव में, वो अब एक हाई स्कूल बन गया, यानी क्लास 10 तक का स्कूल हो गया। देयर वर नाउ अ सिनेमा अंडर अ टिन शेड, और अब गांव में एक टिन शेड के अंदर सिनेमा भी आ गया, यानी वहाँ पर लोगों को पिक्चर दिखाई जाने लगी। एंड अ कॉटन गिनिंग मिल, और वहाँ पर एक कॉटन गिनिंग मिल भी आ गया। गिनिंग का मतलब क्या होता है? जैसे जो मतलब जैसे हम खेती करते हैं तो जो भूसा वगैरह होता है उसको अनाज से अलग करते हैं, तो उसको हम गिनिंग कहते हैं। या फिर यहाँ पर हम कहेंगे कि जो रॉ कॉटन है उसके सीड से जो अलग किया जाएगा उसको, तो हम उसको गिनिंग बोलेंगे। द मेल ट्रेन बिगिन टू स्टॉप एट देयर रेलवे स्टेशन, अब इस गांव में एक रेलवे स्टेशन भी बन गया, और जो मेल ट्रेन थी यानी पैसेंजर ट्रेन वो भी इस रेलवे स्टेशन पर रुकने लगी। वन नाइट आफ्टर डिनर रामलाल सेड टू हिज वाइफ, एक रात डिनर करने के बाद रामलाल ने अपनी पत्नी से कहा, देन शैल आई एक्सेप्ट दिसंबर्स प्रपोजल, तो क्या फिर मुझे दिसंबर का जो प्रपोजल है, दिसंबर का जो प्रस्ताव है वो स्वीकार कर लेना चाहिए। यानी एक दिन शाम को बैठ करके रामलाल और उसकी पत्नी बातें कर रहे थे तो अचानक ये बात आई। अब ये दिसंबर कौन है और उसका प्रपोजल क्या है, तो पढ़ते हैं आगे। यस सर्टेनली हिज वाइफ सेड, उसकी पत्नी बोली हाँ हाँ निश्चित, क्यों नहीं, हमें करना चाहिए। भोली विल बी लकी टू गेट सच अ वेल टू डू ब्राइडग्रूम, भोली बहुत ज़्यादा भाग्यशाली होगी कि उसको इतना वेल टू डू का मतलब होता है प्रॉस्पेरस यानी रिच, है ना, ब्राइडग्रूम मिलने वाला है। अ बिग शॉप, अ हाउस ऑफ हिज ओन, उसकी एक बड़ी शॉप है, उसका अपना खुद का घर है। एंड आई हियर सेवरल थाउजेंड, कई हज़ार उसके बैंक में पैसे भी हैं, बैंक बैलेंस भी है। मोर ओवर ही इज़ नॉट आस्किंग फॉर एनी डॉरी, और सबसे बड़ी बात कि वो किसी भी दहेज के बारे में नहीं मांग, मतलब दहेज नहीं मांग रहा है। तो यहाँ पर क्या चल रहा है, यहाँ पर भोली के विवाह की बात चल रही है, और किसके साथ में, विशंबर के साथ में। अब ये विशंबर कौन है, देखिए पढ़ेंगे। विशंबर एक वैसे मैं बता देता हूँ, एक बहुत ही ओल्ड पर्सन है, बूढ़ा है, जमींदार है, या मतलब रिच पर्सन है, लेकिन ओल्ड है वो। That's right, but he is not so young, you know, almost the same age as I am, and he also limps. तो उसके पिता ने बोला कि ये बात तो ठीक है, लेकिन वो इतना यंग नहीं है, जवान नहीं है, तुम जानती हो कि उसकी उम्र बिल्कुल उतनी है जितनी कि मेरी। तो देखिए यहाँ पर कितनी बड़ी आयरनी है, कितनी बड़ी विडंबना है कि एक बेटी का ऐसा होने पर, सिंपल होने पर उसका विवाह एक ऐसे व्यक्ति के साथ में करने की योजना चल रही है जो कि उसके पिता की उम्र का है। एंड ही ऑल्सो लिम्स, और वो लिम्स भी है। लिम्स का मतलब वो थोड़ा सा अपाहिज भी है, थोड़ा सा ठीक से चल नहीं पाता है। मोर ओवर द चिल्ड्रन फ्रॉम हिज फर्स्ट वाइफ आर क्वाइट ग्रोन अप, और उसका विशंबर रामलाल बताते हैं उसकी पत्नी को कि उसकी जो
पत्नी, पहली पत्नी है, उसके बच्चे भी बड़े हो चुके हैं। यानी जो भोली है उसी की उम्र के उसके जो दूसरे पत्नी के जो बच्चे हैं पहली पत्नी के, वो हैं, उसकी शायद पहली पत्नी मर गई है, तो इस वजह से अब वो दूसरी शादी कर रहा है। तो देखिए उसकी माँ क्या कहती है, सो वॉट डज इट मैटर, हिज वाइफ रिप्लाइड। तो उसकी पत्नी कहती है तो इससे क्या फ़र्क पड़ता है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि मतलब एक माँ होकर के अपनी बेटी के लिए इतना बुरा सोच रही है वो। 45 और 50 इट इज़ नॉट ग्रेट एज फॉर अ मैन। वो क्या कहती है कि 45 हो यानी 45 हो या 50 हो, ये आदमी के लिए एक बहुत ज़्यादा उम्र नहीं है। मतलब उसका मानना है कि आदमियों की शादी इतनी उम्र में हो जाती है। वी आर लकी दैट ही इज़ फ्रॉम अनदर विलेज, और हम इस बात से लकी हैं कि वो किसी दूसरे गांव से हैं। एंड डज नॉट नो अबाउट हर पॉक मार्क्स, और उनको हमारी बेटी के जो पॉक मार्क्स हैं यानी चेचक के जो निशान हैं उसके चेहरे पर, एंड हर लैक ऑफ सेंस, और जो वो भोली है यानी कि जो उसमें बुद्धि की कमी है, इसके बारे में उसको पता नहीं है। इफ़ वी डोंट एक्सेप्ट दिस प्रपोजल सी मे रिमेन अनमैरिड ऑल आवर लाइफ। अगर हम इस प्रपोजल को एक्सेप्ट नहीं करते हैं तो वो अपने पूरे जीवन भर अनमैरिड ही रहेगी, अविवाहित ही रहेगी, उसका विवाह नहीं हो पाएगा। येस बट आई वंडर व्हाट वोली विल से। तो उसके पिता कहते हैं हाँ ये बात तो ठीक है, लेकिन मैं सोचता हूँ कि भोली इस बारे में क्या कहेगी। वॉट विल दैट विटलेस वन से, सी इज़ लाइक ए डम काउ। तो उसकी माँ कहती है विटलेस का मतलब जिसमें बुद्धि ना हो, वो मूर्ख क्या कहेगी इस बात पर, वो तो बिल्कुल एक गूंगी गाय की तरह से है। मे बी यू आर राइट मटर्ड रामलाल। तो रामलाल भी बड़बड़ाते हुए बोला शायद तुम सही कहती हो। इन द अदर कॉर्नर ऑफ द कोर्ट यार्ड भोली ले अवेक ऑन हर कॉट लिसनिंग टू हर पेरेंट्स विस्पर्ड कन्वर्सेशन। तो कोर्टयार्ड के जो आंगन था उनका, उसके दूसरे कॉर्नर में भोली अपनी चारपाई पर सोई नहीं थी, वो लेटी हुई थी, जग रही थी, और अपने पिता की इन कन्वर्सेशन को, विस्पर्ड कन्वर्सेशन जो कि बहुत धीरे धीरे वो बात कर रहे थे, उसको बड़ी आसानी से वो सुन पा रही थी। वो समझ रहे थे कि सो रही है लेकिन वो सुन रही थी। बिशंबरनाथ वॉज अ वेल टू डू ग्रोसर। अब बिशंबरनाथ की बात करें तो बिशंबरनाथ एक वेल टू डू का मतलब प्रॉस्पेरस ग्रोसर था, यानी उसकी एक अपनी दुकान थी। ग्रोसर होता है जो परचून का सामान जो बेचता है डेली नीड का। ही केम विद अ बिग पार्टी ऑफ फ्रेंड्स एंड रिलेशन विद हिम फॉर द वेडिंग। तो मतलब विवाह की जो योजना थी, विवाह का जो प्रस्ताव चल रहा था वो मंजूर कर लिया गया, और विवाह की तैयारियां भी हो गई, और वो दिन भी आ गया जब जो बिशंबरनाथ है वो अपनी बारात लेकर के उनके घर पर आया है। तो वो एक बड़ी सी पार्टी लेकर के अपने फ्रेंड्स, अपने रिलेशंस के बहुत सारे लोगों को लेकर के विवाह के लिए अपने साथ आया, बारात लेकर के। अ ब्रास बैंड प्लेइंग ए पॉपुलर ट्यून फ्रॉम एन इंडियन फिल्म हेडेड द प्रोसेसन। और एक ब्रास बैंड जो हम जानते हैं, जो बैंड आते हैं है ना, बहुत जोर जोर से जो बजते हैं, वो एक भारतीय फिल्म से, इंडियन सिनेमा की एक पॉपुलर फिल्म है, उसके एक पॉपुलर ट्यून को वो बजा रहा था, और सबसे आगे आगे जुलूस के चल रहा था बारात के। विद द ब्राइडग्रूम राइडिंग ए डेकोरेटेड हॉर्स। और जो घोड़ा है जिस पर ब्राइडग्रूम बैठा हुआ है बहुत ही डेकोरेटेड था, वो आगे आगे वो पीछे चल रहा था, और बारात आगे चलती है हम जानते ही हैं। रामलाल वॉज ओवरजॉयड टू सी सच पॉम्प एंड स्प्लेंडर। रामलाल ने जब ये देखा कि इतनी भव्य तरीके से, पॉम्प एंड स्प्लेंडर का मतलब एक तरह से शान और शौकत से जो बारात उसके घर पर आई थी, तो उसको देख करके वो काफ़ी ओवरजॉयड था, बहुत ज़्यादा खुश था। ही हैड नेवर ड्रीम्ड दैट हिज फोर्थ डॉटर वुड हैव सच ए ग्रैंड वेडिंग। और उसने कभी ये सपना भी नहीं देखा था कि उसकी फोर्थ डॉटर जो कि भोली थी, उसका विवाह इतने ग्रैंड तरीके से, शानदार तरीके से होगा। भोली's elder sister who had come for the occasion were envious of her luck। और भोली की जो बड़ी बहनें थीं जो कि उस अवसर पर शादी में शामिल होने के लिए आई थीं, उसको उसके लक से एनवाइस कर रही थीं, यानी कि उसके भाग्य से घृणा कर रही थीं। When the auspicious moment came the priest said। और जब ऑस्पिशियस मोमेंट आया यानी शुभ अवसर आया, जो विवाह होता है, जो लड़की है और जो लड़का जो बैठे होते हैं और उनका
विवाह किया जा रहा होता है तो प्रीस्ट ने कहा ब्रिंग द ब्राइड, यानी अभी पहले जो बिशंबर है वही बैठा हुआ है, उसने आवाज़ लगाई, प्रीस्ट ने, पुजारी ने, पंडित ने, कि दुल्हन को बुलाएं। भोली clad in a red silken bridal dress was led to the bride's place near the sacred fire। तो भोली जो कि क्लैड का मतलब पहने हुए, एक रेड सिल्किन ब्राइडल ड्रेस यानी जो दुल्हन वाली जो ड्रेस है उसको पहने हुए वो आई और वहाँ जाकर के बैठी जो ब्राइड का प्लेस था सैक्रेड फायर के पास। जैसे फेरे वगैरह जो होते हैं, जो भी बहुत सारे रिचुअल्स होते हैं विवाह के समय पर, तो वहाँ पर एक फायर जलती है, अग्नि जलती है और उसके चारों ओर लोग बैठते हैं, दूल्हा दुल्हन बैठते हैं, पंडित बैठते हैं। तो वो वहाँ जाकर बैठ गई। गर्ल एंड द ब्राइड, वन ऑफ हिज फ्रेंड्स प्रॉम्प्टेड बिशंबर नाथ। तो बिशंबर नाथ के एक फ्रेंड ने, उसके बहुत सारे फ्रेंड्स भी आए हुए थे, तो उन्हीं में से एक फ्रेंड ने उसको अपने बिशंबर नाथ से रिक्वेस्ट की या उससे कहा कि ब्राइड को, दुल्हन को माला पहना दो। द ब्राइड ग्रूम लिफ्टेड द गार्लैंड ऑफ येलो मैरीगोल्ड। जो ब्राइड ग्रूम है विशंबर नाथ, उसने येलो मैरीगोल्ड से बनी यानी पीले गेंदे के फूलों से बनी जो गार्लैंड थी उसको ऊपर उठाया। अ वुमेन स्लिप्ड बैक द सिल्कन वेल फ्रॉम द ब्राइड फेस। और एक महिला जो कि दुल्हन के पास ही खड़ी हुई थी, उसने ब्राइड के फेस से यानी दुल्हन के चेहरे से जो सिल्कन वेल था यानी सिल्क के कपड़े से बना हुआ जो वेल, मतलब उसने, वेल का मतलब होता है घूंघट, जो उसने आगे चेहरे को ढक रखा था उसको स्लिप कर दिया। बिशंबर टुक अ क्विक ग्लैंस, और जैसे ही वो उसके चेहरे से जो घूंघट है वो हटा तो बिशंबर ने एक ग्लैंस यानी कि एक दृष्टि, एक नज़र उसको देखा। द गार्लैंड रिमेन्ड पॉइज्ड इन हिज हैंड्स, और जब वो माला डालने ही वाला था उसके गले में और जैसे ही उसने उसका चेहरा देखा थोड़ा सा क्या हुआ, पॉइज्ड मीन्स ईयर स्टॉप फॉर अ मोमेंट, मतलब जो माला थी वो जो डाल रहा था वो अपने हाथों को उसने एक पल के लिए रोक लिया। द ब्राइड स्लोली पुल डाउन द वेल ओवर आवर फेस, और जो ब्राइड है उसने, भोली ने, जो अपना घूंघट है वो अपने चेहरे पर फिर से नीचे गिरा लिया। हैव यू सीन हर, सेड बिशंबर टू द फ्रेंड नेक्स्ट टू हिम। तो बिशंबर ने अपने पास ही खड़े एक फ्रेंड से पूछा, क्या तुमने उसको देखा? सी हैज़ पॉक मार्क्स ऑन हर फेस, उसके चेहरे पर तो चेचक के दाग हैं, चेचक के निशान हैं। सो वॉट, यू आर नॉट यंग इधर। तो उसके फ्रेंड ने कहा, तो क्या हुआ, तुम कौन से इतने यंग हो, तुम भी तो बूढ़े हो। मे बी, बट इफ़ आई एम टू मैरी हर फादर मस्ट गिव मी 5000 रुपीज़। तो बिशंबर क्या कहता है, तो क्या हुआ, हो सकता है मैं बूढ़ा हूँ तो क्या हुआ, अगर मैं उससे शादी करूँगा तो उसके पिता को मुझे 5000 रुपीज़ देने होंगे। अब 5000 रुपीज़ आज के टाइम में बहुत कम है, लेकिन उस टाइम पे बहुत बड़ी रकम हुआ करती थी, बहुत बड़ा अमाउंट हुआ करता था। रामलाल वेंट एंड प्लेस्ड हिज टर्बन हिज ऑनर एट बिशंबर्स फीट। अब रामलाल को जब ये पता चला कि वो 5000 रुपये मांग रहा है, तो रामलाल हालांकि प्रॉस्पेरस फैमिली से थे, लेकिन 5000 जैसा मैंने बताया एक बड़ी रकम थी। तो रामलाल उसके पास गए, अपनी टर्बन, अपनी जो पगड़ी थी बिशंबर के पैरों पे रख कर के वो बोले, डू नॉट ह्यूमिलेट मी सो, मुझे इतना अपमानित मत करो। टेक 2000 रुपीज़, 2000 रुपये ले लो, मेरे पास 2000 रुपये हैं। नो 5000 और वी गो बैक, कीप योर डॉटर। नहीं, हमें तो 5000 रुपये चाहिए, अन्यथा हम चले जाते हैं वापस, अपनी बेटी को अपने पास ही रखो। बी अ लिटिल कॉन्सिडरेट प्लीज़, इफ़ यू गो बैक आई कैन नेवर शो माई फेस इन द विलेज। तो देखिए पिता क्या कहते हैं, रामलाल कहते हैं कि थोड़ा सा कंसिडरेट बनो, थोड़ा सा दयालु बनो, अगर तुम ऐसे वापस चले जाओगे तो मैं गांव में किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं रहूँगा, कभी किसी को मुंह नहीं। देन आउट विथ 5000। तो वो बोला तो फिर क्या है, 5000 रुपये निकालो। टीयर्स स्ट्रीमिंग डाउन हिज फेस, रामलाल वेंट इन। तो रामलाल अंदर गए, उनके चेहरे पर जो आंसू हैं वो लगातार बह रहे थे। ओपन द सेफ, उन्होंने अंदर जाकर सेफ खोला, तिजोरी खोली और वहाँ रखे हुए जो कोड नोट्स थे उनको काउंट किया। ही प्लेस्ड द बंडल एट द ब्राइड ग्रूम्स फीट, और वापस आकर उन्होंने जो नोटों का बंडल था वो ब्राइड ग्रूम के पैरों के पास में रख दिया। ऑन बिशंबर्स ग्रीडी फेस
appeared a triumphant smile। अब दिसंबर के जो ग्रीडी फेस था, उसका जो लालची चेहरा था, उस पर एक ट्रायम्फेंट स्माइल, एक विजय की यानी जीत की मुस्कुराहट दिखाई दी, प्रकट हुई, जैसे मानो को उसने कोई विजय प्राप्त कर ली हो। ही हैड गैम्बल्ड एंड वॉन, उसने कोई जुआ खेला हो और वो जीत गया हो। और फिर वो पैसे लेकर के क्या कहता है कि गिव मी द गार्लैंड, अब मुझे माला दो। तो वंस अगेन द वेल वॉज स्लिप्ड बैक फ्रॉम द ब्राइड्स फेस, एक बार फिर ब्राइड के चेहरे से जो वेल था, उसका जो घूंघट था या चुनरी थी, वो नीचे खिसक गई। बट दिस टाइम हर आइज वर नॉट डाउन कास्ट, लेकिन इस बार उसकी जो आंखें थीं वो नीचे की ओर नहीं देख रही थी। सी वॉज लुकिंग अप, वो तो ऊपर देख रही थी। लुकिंग स्ट्रेट एट हर प्रोस्पेक्टिव हस्बैंड, और वो सीधे अपने होने वाले पति की ओर देख रही थी। एंड इन हर आइज देयर वॉज नाइदर एंगर नॉर हेट, और इस बार उसकी आंखों में न तो कोई क्रोध था न घृणा थी, ओनली कोल्ड कंटेम्प्ट, केवल थोड़ी सी शांत दुख था, संतुष्टि सी थी। दिसंबर रेज्ड द गार्लैंड टू प्लेस इट राउंड द ब्राइड्स नेक, दिसंबर ने माला को ऊपर उठाया उसके ब्राइड के गले में डालने के लिए। बट बिफोर ही कुड डू सो, लेकिन इससे पहले कि वो ये सब कर पाता, भोलीज हैंड स्ट्रक आउट लाइक अ स्ट्रीक ऑफ लाइटनिंग, भोली के जो हाथ थे एक वो बिल्कुल बिजली की तरह से बाहर निकले, यानी उसने उसके हाथों को जोर से पुश किया। एंड द गार्लैंड वॉज फ्लंग इनटू द फायर, और जो उसके हाथों में जो गार्लैंड थी दिसंबर के, वो उछल करके आग में जा गिरी। शी गॉट अप एंड थ्रू अवे द वेल, वो खड़ी हुई और उसने जो वेल, जो चुनरी थी या जो घूंघट था, वो एकदम फेंक दिया। पिताजी सैड भोली इन क्लियर लाउड वॉइस, और उसने बड़ी ही क्लियर और लाउड वॉइस में कहा पिताजी। और जैसे ही उसने पिताजी कहा, क्या हुआ, उसके पिता, उसकी मदर, सिस्टर, ब्रदर, रिलेशंस, यानी जो रिलेटिव्स आए थे, जो पड़ोसी थे, वह स्टार्टेड टू हियर हर स्पीक विदाउट इवन द स्लाइटेस्ट स्टैमर, वो सभी के सभी स्टार्टल्ड हो गए, आश्चर्यचकित हो गए ये सुन करके उसने बिना थोड़ा सा भी लड़खड़ाए, हकलाए, इतनी क्लियरली पिताजी शब्द बोला। और फिर वो चुप नहीं रही, आगे बोली। देखिए हम पिक्चर में देख सकते हैं कि वो कैसे फिंगर से इंडिकेट करते हुए बोल रही है। दिसंबर उसके सामने है, पीछे उसके पिता हैं। क्या कहती है, पिताजी टेक बैक योर मनी, पिताजी अपना पैसा वापस ले लो। आई एम नॉट गोइंग टू मैरी दिस मैन, और मैं इस आदमी से अब शादी नहीं करने वाली हूँ। तो ये उसने डिसीजन लिया है। ये देखिए आग जल रही है बीच में इस पिक्चर में। तो रामलाल वॉज थंडरस्ट्रक, जब रामलाल ने ये सुना तो उसको तो मानो थंडरस्ट्रक हो गया, यानी बहुत ज़्यादा आघात पहुंचा, यानी बहुत ज़्यादा सरप्राइज्ड हो गया। द गेस्ट बिगिन टू विस्पर, जो मेहमान वहाँ खड़े हुए थे वो कानाफूसी करने लगे। विस्पर माने आपस में धीरे धीरे बातें करने लगे। सो सेमलेस, सो अगली एंड सो सेमलेस, यानी वो क्या बोलने लगे लड़की के बारे में, कितनी सेमलेस लड़की है, बेशर्म लड़की है, कितनी भद्दी है, कितनी बेशर्म है। भोली आर यू क्रेजी, साउटेड रामलाल। तो रामलाल ने चिल्लाते हुए कहा, भोली क्या तुम पागल हो गई हो, यू वांट टू डिस्ग्रेस योर फैमिली, क्या तुम अपने परिवार की जो इज्जत है उसको अपमानित करना चाह रहे हो, अपने परिवार को अपमानित करना चाह रहे हो। हैव यू रिगार्ड फॉर योर अवर इज्जत, क्या तुम्हें हमारी इज्जत की चिंता है या नहीं। फॉर द सेक ऑफ योर इज्जत सैड भोली, आई वॉज विलिंग टू मैरी दिस लेम ओल्ड मैन। तो भोली कहती है कि मैं आपकी इज्जत की खातिर ही इस बूढ़े और लंगड़े आदमी से शादी करने के लिए तैयार हुई थी। बट आई विल नॉट हैव सच अ मीन, ग्रीडी एंड कंटेम्पटेबल कवार्ड एज माई हस्बैंड। लेकिन अब मैं इतने मीन का मतलब तुच्छ, ग्रीडी का मतलब लालची, एंड कंटेम्पलेट माने घृणित, हेटफुल, कंटेम्प्टेबल का मतलब घृणित, जो कवार्ड टाइप का, कायर टाइप का मेरा पति है, मैं इसको स्वीकार नहीं कर सकती। आई वॉन्ट, मैं इससे शादी नहीं करूँगी। व्हाट अ सेमलेस गर्ल, वी ऑल थॉट शी वॉज अ हम्बलेस डम्ब काउ, कितनी बेशर्म लड़की है, हम सभी सोचते थे कि वो एक हार्मलेस माने किसी को चोट नहीं पहुंचाने वाली एक गूंगी गाय है।
बोली टर्न वॉयलेंटली ऑन द ओल्ड वुमेन, ये बात किसने कही थी? वहीं पर एक ओल्ड वुमेन खड़ी हुई थी और वो बोली के बारे में ऐसा बोली। तो जब बोली ने ये सुना, ही वॉयलेंटली माने हिंसात्मक रूप से यानी तेजी से उस औरत की ओर मुड़ी और कहा, यस आंटी, हाँ आंटी आप सही कह रही हो, यू आर राइट, यू ऑल थॉट आई वॉज ए डम ड्राइविंग काऊ। आप सभी ये सोचते थे कि मैं एक गूंगी ड्राइविंग काऊ हूँ कि जिसे कहीं पे भी हाँका जा सकता है, कहीं पे भी ले जा सकता है, किसी भी बूढ़े के साथ उसकी शादी की जा सकती है। दैट्स वाई यू वांटेड टू हैंड मी ओवर टू दिस हार्टलेस क्रीचर, और यही कारण था कि आप सब लोग मुझे इस निर्दयी प्राणी के साथ में, विश्वम्बर के साथ में मुझे हैंड ओवर करने जा रहे थे। बट नाउ द डम काउ द स्टैमरिंग फूल इज स्पीकिंग, लेकिन अब ये जो गूंगी गाय है, जो स्टैमरिंग फूल है, लड़खड़ाने वाली, अकलाकर बोलने वाली जो मूर्ख लड़की है, वो अब बोल रही है। डू यू वांट टू हियर मोर, और तुम और ज़्यादा सुनना चाहती हो क्या? इतना बोली बेचारी ओल्ड वुमेन सोचने लगी ये क्या हो गया। उसने सोचा कि ये तो कभी बोलती नहीं थी। विशंबरनाथ द ग्रोसर स्टार्टेड टू गो बैक विद हिज पार्टी। अब इतना होने पर विशंबरनाथ अपनी पार्टी लेकर के, अपनी बारात लेकर के, जो ग्रोसर है वो वापस जाने लगा, उठ खड़ा हुआ। द कन्फ्यूज्ड बैंड्समैन थॉट दिस वाज द एंड ऑफ द सेरेमनी एंड स्टक अप अ क्लोजिंग सॉन्ग। और जो कन्फ्यूज्ड बैंड्समैन थे यानी बारात के जो लोग थे, बारात जो बैंड बजा रहे थे, उन्होंने सोचा कि अब तो जो सेरेमनी है, बारात है, उसका एंड हो गया है, और उन्होंने क्लोजिंग सॉन्ग गाना शुरू कर दिया, बजाना शुरू कर दिया। रामलाल स्टूड रूटेड टू द ग्राउंड, और बेचारे रामलाल मानो जमीन से रूट हो गए हों, जड़ हो गए हों, यानी चिपक कर खड़े के खड़े रह गए। हिज हेड बोर्ड, उनका जो सिर था वो नीचे की ओर झुका हुआ था। विद द वेट ऑफ द ग्रीफ एंड सिम, है ना, ग्रीफ का मतलब दुख के और शर्मिंदगी के भार के नीचे, मानो उनका सिर नीचे या उनका हेड जो है वो नीचे की ओर झुका हुआ था। द फ्लेम्स ऑफ द सेक्रेड फायर स्लोली डाइड आउट, और जो सेक्रेड फायर जो जल रही थी, पवित्र अग्नि, उसकी जो फ्लेम्स थी यानी जो ज्वाला थी, लौ थी, वो भी धीरे धीरे बुझ गई। एवरीवन वाज गॉन, हर कोई चला गया था। रामलाल टर्न टू भोली एंड सेड, रामलाल अब भोली की ओर मुड़े और उन्होंने कहा, बट वॉट अबाउट यू, लेकिन बेटी तुम्हारा क्या होगा? नो वन विल एवर मैरी यू नाउ, अब तो तुमसे कोई कभी शादी नहीं करेगा। वॉट शैल वी डू विद यू, हम तुम्हारा क्या करेंगे? एंड सुलेखा सैड इन अ वॉइस दैट वॉज काम एंड स्टेडी, और अब सुलेखा, उसको नाम से पुकारा गया है जो कि उसका रियल नाम था भोली का। तो सुलेखा ने बहुत ही ज़्यादा एक काम और स्टेडी आवाज़ में अपने पिता से बोला, डोंट यू वरी पिताजी, पिताजी आप चिंता न करें। इन योर ओल्ड एज आई विल सर्व यू, सर्व यू एंड मदर, आपकी ओल्ड एज में जब आप दोनों बूढ़े हो जाओगे तो मैं आपकी और मम्मी की सेवा करूंगी। एंड आई विल टीच इन द सेम स्कूल वेयर आई लर्न सो मच, और मैं उसी स्कूल में पढ़ाऊंगी जहाँ पर मैंने इतना सब कुछ सीखा है। इजंट दैट राइट मैम, और वहाँ पर उसकी मैम भी खड़ी हुई थी, जो टीचर जिन्होंने उसको इतना सब कुछ सिखाया। तो उसने अपनी टीचर की ओर इशारा करते हुए पूछा कि मैम क्या ये सही बात है? द टीचर हैड ऑल अलोंग स्टूड इन अ कॉर्नर वॉचिंग द ड्रामा, और उनकी जो टीचर थी वो इस ड्रामा को देखते हुए अकेली ही एक कॉर्नर में खड़ी हुई थी, ये पूरा ड्रामा देख रही थी। और उन्होंने बोला, येस भोली, ऑफ कोर्स, सी रिप्लाइड, उन्होंने उत्तर दिया, हाँ हाँ भोली, क्यों नहीं, तुम उसी स्कूल में पढ़ाओगी। एंड इन हर स्माइलिंग आइज वॉज द लाइट ऑफ अ डीप सेटिस्फैक्शन, और उनकी इस स्माइलिंग आइज में यानी कि उनकी मुस्कुराती आँखों में एक डीप सेटिस्फैक्शन, एक गहरी संतुष्टि का एक लाइट थी, एक प्रकाश था, जो एन आर्टिस्ट फील्स, जिसे एक आर्टिस्ट, एक कलाकार महसूस करता है व्हेन कंटेम्पलेटिंग द कंप्लीशन ऑफ अ मास्टरपीस, जब वो कंप्लेंटेशन का मतलब एक तरह से मेडिटेशन, जब वो अपना मास्टरपीस जो उसने क्रिएट किया होता है, यानी कि जो अपनी सबसे सर्वोत्तम जो चीज़ का निर्माण किया होता है ना, उसके कंप्लीशन पर, उसका पूरे होने पर, जब एक कलाकार अपनी कोई पिक्चर बना रहा है, उसके पूरा होने पर जैसा वो संतुष्टि महसूस करता है, ऐसी ही संतुष्टि टीचर ने उसके महसूस की। और
वो खुश हुई कि उसकी पढ़ाई हुई स्टूडेंट इतनी बहादुरी से सबके सामने सबका विरोध कर सकी, अपने साथ होने वाले अत्याचार का, अन्याय का विरोध कर सकी और अपने जीवन के बारे में कुछ अच्छा सोच सकी। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमारी ये स्टोरी ख़त्म हो जाती है। आई थिंक कि आपको स्टोरी बहुत अच्छी लगी होगी। सो थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।